हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 जनवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल महाराष्ट्र में जो भद्राना जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, भंडारा जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एक हॉस्पिटल में आग लग गई जिसकी वजह से 10 इन्फेंट्स की डेथ हो गई। तो कौन कौन सी गाइडलाइंस है जिनको ढंग से फॉलो नहीं किया गया, उनसे रिलेटेड क्या क्या सजेशंस होने चाहिए ताकि ऐसा इंसिडेंट बाद में दोबारा फ्यूचर में कभी रिपीट ना हो, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो कोविड-19 के लिए जो दो हमारे यहाँ पर वैक्सीन को अप्रूवल मिला है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारा लास्ट आर्टिकल होगा वो होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो महाराष्ट्र में जो अभी फायर इंसिडेंट हुआ है, फायर से संबंधित जो डिजास्टर हुई है उसको डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र में एक भंडारा डिस्ट्रिक्ट है, उसके हॉस्पिटल में अटैक हुआ, उसके हॉस्पिटल में आग लग गई जिसकी वजह से जो नियोनेटल आईसीयू था वहां पर बच्चे जो जिनको छोटी छोटी जगहों से लाया गया था ताकि उनकी अच्छे से केयर हो सके, उनकी डेथ हो जाती है और 7 बच्चे उसमें बच जाते हैं। तो देखो, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। जब कोविड-19 के लिए कुछ जगह स्थापित की गई थी तो उस समय में भी विजयवाड़ा और अहमदाबाद में सेम इसी तरीके के आग की घटनाएं हुई थी और उस समय भी हॉस्पिटल्स ने खुद के ऊपर जिम्मेदारी ना लेकर के जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था उसके ऊपर जिम्मेदारी को डाल दिया था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या परेशानियां हैं कि ये फायर की जो घटनाएं है ना वो बढ़ती जा रही है। स्पेशली हॉस्पिटल की बात करते हैं। देखो, हॉस्पिटल में एक तो जो नेशनल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फॉलो नहीं किया जाता है। दूसरा, हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि स्पेशली आईसीयू और नियोनेटल जो आईसीयू होते हैं ना, वहाँ पर या फिर जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा आग की घटनाएं होती है। कारण क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है, दूसरे वहाँ पर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं और उसके अलावा जो प्लास्टिक होता है वो काम करता है इसमें आग का। एक कारण ये होता है। दूसरा होता है कि जब भी वहां पर मान लो कोई इलेक्ट्रिक का काम किया गया हॉस्पिटल में, तो उस इलेक्ट्रिक के काम के बाद में उन तारों को खुला छोड़ दिया जाता है और उसकी वजह से स्पार्किंग होकर के वहां पर क्या लग जाती है, आग। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो एक गाइडलाइंस है, सेफ्टी नॉर्म्स है, उनको फॉलो नहीं किया जाता है। हमें क्या करना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल की जो गाइडलाइंस दी जाती है मेडिकल सेक्टर में कि आपको ये सिक्योरिटी नॉर्म्स को फॉलो करना है, उनको फॉलो करना होगा ताकि ये जो इंसिडेंट है वो ज़्यादा क्रिएट ना हो। अब हम सजेशन की बात करते हैं कि किसको सबसे ज़्यादा करके हम इन जो फायर की इंसिडेंट है उनको कम कर सकते हैं। सबसे पहले किया जा सकता है, जो प्रॉब्लम है वो ही सॉल्यूशन है। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है उन जगहों पर और ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उन्हें स्पार्किंग की वजह से जल्दी आग लग जाती है। तो देखो, जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है और वहाँ पर ऐसे आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को उनके पास रखो ही मत ना, उसको दूर कर दो, दूर रखो ताकि अगर उनमें कोई चिंगारी जैसी स्पार्किंग जैसी समस्या होती है तो आग ना फैले। दूसरा एक ये है कि जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम हुआ तो उसके ऊपर आपको और ज़्यादा ओवरसाइट रखना होगा और ज़्यादा ध्यान देना होगा ताकि इलेक्ट्रिकल यूनिट्स की वजह से कोई भी परेशानी ना हो। एक क्या किया जा सकता है, एक ये हो सकता है कि आपका जो स्टाफ है, देखो महाराष्ट्र में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना वहां पर निपटा जा सकता था अगर वहां का स्टाफ क्या होता, स्किल्ड होता, उसको पता होता कि अगर आग जैसी समस्या आ रही है तो उसे कैसे निपटा जा सके। तो हमारे जो स्टाफ है, मेडिकल केयर में जो स्टाफ है उसको भी स्किल्ड करना होगा ऐसी डिजास्टर से। तो कभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू उनको स्किल दिलवानी होगी ताकि कभी भी ऐसी परेशानी हो तो दोबारा इतना बड़ा इंसिडेंट क्रिएट ना हो। नेक्स्ट क्या किया जा सकता है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, देखो हमारे इंडिया में जो मेडिकल केयर सेक्टर है वो काफ़ी एक्सपेंड हो रहा है। अब नई नई जो बिल्डिंग्स बन रही हैं तो जो रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ है उनको उन बिल्डिंग्स की विजिट करनी चाहिए। विजिट करके क्या काम करना चाहिए, जो भी नॉर्म्स हैं वो उन पे कंपेल करना चाहिए कि आपको ये वाले जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना है। नहीं तो अगर जैसे किसी भी मेडिकल कॉलेज को, मेडिकल हॉस्पिटल को जब
गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है तो उसका अप्रूवल रिजेक्ट कर दिया जाए अगर वो सारे नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है तो। नेक्स्ट क्या कर सकता है, सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकता है कि आज से पहले भी बहुत सारी आगजनी हुई होंगी, उन आगजनी को आपने देखा होगा, उनसे क्या सीखा गया, उनकी इंक्वायरीज में क्या सामने आया, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। वहां पर सब अपनी अपनी जो एक रिजल्ट निकल करके आया ना, पहले भी ऐसी कोई घटनाएं हुई है उनसे, उन सारे रिजल्ट को आप क्या करो, शेयर करो, ताकि आगे ऐसी कोई परेशानी नहीं हो। और हॉस्पिटल क्या कर सकती हैं, हॉस्पिटल रेगुलर रूप पे सेफ्टी और इवैक्यूएशन ड्रिल्स को कर सकती हैं, जिससे ऐसी अगर डिजास्टर हो ना तो लोग वहां से निकल पाएं, अपने आप को बचा पाएं। गवर्नमेंट को अपने जो बार्स हैं, अपने जो रिस्ट्रिक्शन बार हैं ना, उनको हाई सेट करना चाहिए, ताकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो उसके अकॉर्डिंग बने। उनके जो नॉर्म्स हैं उनमें कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, उनके ऊपर चार्जेस लगाने चाहिए अगर वो सारे सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये इस आर्टिकल में बताया गया है, और ये जो वे फॉरवर्ड है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम मेंस में आंसर राइटिंग में इनको यूज कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है जीएस थर्ड में जो पार्ट आता है उसमें यूज कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में ये कि हेल्थ सेक्टर में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कैसे उनसे निपट सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो वैक्सीन से रिलेटेड है। देखो क्या हो रहा है, हमारे इंडिया में 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है, कोवैक्सीन को और कोविशील्ड को, लेकिन दोनों के साथ प्रॉब्लम है। कोविशील्ड ने तो अपने एफिकेसी डाटा दिखा दिए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसको लेकर की, कि वहां उसने ब्राजील में और यूके में अपने क्या किए थे, अपना ट्रायल किया था और उसके एफिकेसी डाटा दिखा दी। क्यों दिखा दिए, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है कोविशील्ड, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बोलता है कि हमने सेम बनाई है, उनकी जैसी ही हमारी वैक्सीन है। तो जो उनका मतलब जो भी उसमें कंटेंट डाला गया है उनकी वैक्सीन में सेम हमारा कंटेंट है, तो अगर उनका पॉजिटिव एफिकेसी डाटा आया है तो हमारा भी होगा। दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो हमारी इंडिया की इंडिजिनस वैक्सीन है, इसके तो एफिकेसी डाटा अभी तक सामने ही नहीं आए हैं। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो जल्दबाजी की जा रही है हमारे इंडिया में, हालांकि यूके में और बहुत सारे देशों में सेकेंड वेव स्टार्ट हो गई है, किसकी, कोरोना की। यूके में तो सेकेंड स्ट्रेन भी मिल गया है, दूसरा स्ट्रेन मिल गया है कोविड-19 का। हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, रेगुलर जो है वो केसेज की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसमें जो मतलब हमारे जो साइंटिस्ट है, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक बात बोली है कि देखो इस चीज में एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बोला है कि देखो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब आपके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं है, कोई इमरजेंसी भी नहीं है, आपके यहाँ पर केसेस कम हो रहे हैं, हमारे यहाँ पर इंडिया में जो मृत्यु दर है वो काफी कम है, ऐसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी ना करके पूरी एफिकेसी डाटा निकालो, ताकि उससे क्या होगा, एक तो लोगों में लॉयल्टी, लोगों में विश्वास, रिलायंस क्रिएट होगा। आपको जबरदस्ती लोगों को डोज नहीं देनी पड़ेगी, लोग खुद आगे से आएंगे अगर आप विश्वास क्रिएट करके चलोगे तो। दूसरा क्या होगा कि इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे देश जो है वो इंडिया की वैक्सीन में अपना विश्वास दिखा रहे हैं। अगर ये इंडिया की वैक्सीन सही ढंग से काम नहीं करती है तो इंडिया के लिए जो विश्वास बन रहा है पूरे वर्ल्ड में वो कम होएगा। और देखो अगर विश्वास टूटता है उसको बनाने में काफी टाइम लगता है, तो इंडिया ने जो काम किया है उसकी वजह से विश्वास बिल्डअप हो रहा है, और हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो काफी विश्वास दिखा रहे हैं, काफी रिलायबल हो रहे हैं कि हम वैक्सीन से इंडिया से कॉन्टैक्ट करेंगे कि उनकी जो वैक्सीन है वो हम हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको भी अप्लाई कर सकें। तो देखो इस आर्टिकल में बोला गया है कि इंडिया को पूरे एफिकेसी डाटा के साथ में जो 16 जनवरी से बोला जा रहा है कि वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए पूरे एफिकेसी डाटा के साथ अगर इंडिया ये काम करता है तो इंडिया के लिए काफ़ी फ्यूचर में काफ़ी प्रॉफिट देने वाला है ये वाला काम। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर के है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी काम कर रही है। हमारी गवर्नमेंट ने एक टारगेट फिक्स किया है कि 2030 तक हमारी सड़कों के ऊपर जितने भी व्हीकल दौड़ेंगे ना, उसमें से 30% जो होंगे वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी होंगी। तो देखो इससे क्या होगा, इससे एक चीज़ तो ये होगी
कि हमारे यहाँ पर जो कार्बन एमिशन होता है वो कम हो जाएगा। उससे प्रॉफिट क्या होगा, हमने पेरिस एग्रीमेंट किया था 2015 में और उसमें कुछ अपने टारगेट फिक्स किए थे कि हम 33 से 35% तक हमारा रिडक्शन कम करेंगे। किसको आधार मान के, 2005 के जो जिस समय में जो हमारा उत्सर्जन था हमारे यहाँ पर, उससे उसको आधार मान के हम 33 से 35% तक अपना उत्सर्जन कम करेंगे। तो एक तो प्रॉफिट मिलेगा हमारे पेरिस एग्रीमेंट की जो भी गाइडलाइंस है, जो भी आधारभूत जो टारगेट हमने फिक्स किए थे उनको अचीव करने में। दूसरा क्या होगा कि हम यहाँ पर क्रूड ऑयल काफ़ी इंपोर्ट करता है हमारा इंडिया, उस क्रूड ऑयल में हम काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। उसकी जगह के हम क्रूड ऑयल मैक्सिमम कहाँ से मंगाते हैं, वेस्ट एशिया से। तो हमारी जो पॉलिसी है ना, वेस्ट एशिया से लैटिन अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों लैटिन अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। क्या होएगा, गवर्नमेंट की मनी बचेगी, क्रूड ऑयल पे जो आप पैसा खर्च करते हो वो बचेगा, क्रूड ऑयल पे जो आपकी डिपेंडेंसी है हमारे इंडिया की वो कम होगी, कार्बन एमिशन कम होगा। देखो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इस सबसे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक और एनवायरमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देखो तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट होने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है। देखो एक तो गवर्नमेंट ने कर दिया कि पहले 12% टैक्स ड्यूटी लगती थी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप लाते हो तो, अब गवर्नमेंट ने कर दिया कि 5% ही टैक्स उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनके ऊपर लगेगा। एक गवर्नमेंट ने जो फेम अपनी स्कीम है फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसका अपडेटेड सेकंड वर्जन है उसको लॉन्च किया है। गवर्नमेंट ने 2022 तक इलेक्ट्रिक बसेज के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए 1.3 बिलियन का जो इंसेंटिव है उसको लॉन्च किया है। इसके अलावा इंडिया ने बोला है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने चार्जिंग स्टेशंस के लिए 135 मिलियन इन्वेस्ट करेगी हमारी इंडियन गवर्नमेंट, और 4.6 बिलियन सब्सिडी देगी किसके ऊपर, अगर कोई बैटरी इसके लिए बनाएगा तो। ऐसा नीति आयोग ने प्रपोज किया है। ये सब क्यों किया जा रहा है, पहले भी हम देख चुके हैं। 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल दौड़ेंगे हमारी सड़कों के ऊपर। जितने भी मान लो 100 दौड़ रहे हैं व्हीकल सड़क पर, उसमें से 30 होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखो बैटरी बनाने के लिए तो सितंबर 2019 में जापान की एक ऑटोमोबाइल कंपनी है सुजुकी मोटर, उसने एक कंसोर्टियम बनाया है जापानीज ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर डेंसो के साथ में, और एक मल्टीनेशनल कंपनी है तोशिबा के साथ में। और इन्होंने गुजरात में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी स्टार्ट कर दिया है। वहां पर ये लिथियम आयन बैटरीज और इलेक्ट्रोड्स को क्या करेंगे, बनाएंगे। अब लिथियम आयन बैटरीज हमें यूज करेंगे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। अब इससे क्या होगा, देखो अब तक हम जो इंडिया जो है, इससे हमारे इंडिया की जो रिलेशन है ना वो लैटिन अमेरिका से बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जितना भी लिथियम निकाला जाता है उसका 80% अर्जेंटीना में, चिली और बोलीविया, इन तीनों देशों में ये ट्रायंगल है, लिथियम ट्रायंगल। तो क्वेश्चन आ सकता है लैटिन अमेरिका का फेमस लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो पूरे वर्ल्ड में देखो जितना भी लिथियम निकलता है उसका 80% इन देशों में निकलता है। अभी तक हम लैटिन अमेरिका पे क्यों डिपेंड करते थे, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश है जैसे ब्राजील है, मैक्सिको है, और उसके अलावा वेनेजुएला है, वहां पर हम डिपेंड करते थे क्रूड ऑयल के लिए। अब लैटिन अमेरिका के कौन अन्य जो देश हैं उनके ऊपर हम डिपेंड करेंगे लिथियम के लिए। तो 2019 में हमारे यहाँ पर लिथियम बैटरी बनाने के लिए जापान की कंपनी ने गुजरात में कर दिया है अपना यूनिट स्टार्ट, और 2019 में ही इंडिया की नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तीनों ने मिलकर के एक जॉइंट वेंचर बनाया है जिसका नाम है काबिल, मतलब खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये क्या करेंगे, दूसरे देशों में अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, वहाँ के मिनरल्स को जैसे लिथियम और कोबाल्ट को हमारे यहाँ पर कमर्शियल यूज के लिए और डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए, उसके लिए यहाँ पर लेकर आएंगे। हम यहाँ पर डोमेस्टिक जो है अपनी बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब तक जो भी हम लिथियम आयन बैटरी जो डिमांड करते थे वो ज़्यादातर चाइना, वियतनाम और हांगकांग से करते थे। अब इंडिया क्या कर रहा है, खुद अपनी बैटरी बनाएगा। पहले हम बैटरी भी बनाते थे तो उसका 65% जो है वो हम विदेशों से, उसके पार्ट्स विदेशों से मंगवाते थे। सिर्फ 35% ही ऐसा भाग होता था जो इंडिया खुद बना पाता था। तो अब इंडिया खुद अपने यहाँ पर बैटरी बनाने का क्रिएट कर रहा है। देखो एक तो क्या फायदा होने वाला है हमें, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा,
सबसे बड़ा फायदा तो हमें देखो ये होने वाला है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करेंगे। उसकी वजह से हमने पहला बेनिफिट क्या डिस्कस किया कि हमारे यहाँ पर जो क्रूड ऑयल पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा। हम पेरिस एग्रीमेंट पे जो हमने टारगेट फिक्स किए हैं उनको अचीव कर पाएंगे। ये 3 हो जाएंगे। वेस्ट एशिया के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन है क्योंकि वहाँ से हम मंगवाते हैं क्रूड ऑयल। और जो लैटिन अमेरिका के साथ में भी हमारे रिश्ते सुधर जाएंगे। लैटिन अमेरिका के जो पहले कुछ देश हैं, लैटिन अमेरिका के जैसे कुछ देश हैं, इंडिया जो टोटल क्रूड ऑयल मंगवाता है ना उसका 14 से 20% मैक्सिको, वेनेजुएला और ब्राजील से मंगाता है, जो लैटिन अमेरिका में ही गिरते हैं। अब इसके अलावा जो अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया, वहाँ पर लिथियम के जो स्टोर हैं वहाँ से हम लिथियम लेंगे। उसकी वजह से उन देशों के साथ भी हमारे रिश्ते क्या होंगे, पॉलिसी जो है वो काफ़ी अच्छी इंक्रीज होगी, प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा क्या होगा, हम वहां से लिथियम कोबाल्ट लेकर के आएंगे, हमारे इंडिया में बैटरी बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे इंडिया में नए मार्केट खुलेंगे, नए जो मार्केट हैं उनकी ओपनिंग होगी। और हम हमारी जो सिटीज है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आएंगे तो क्लीन एंड क्लियर सिटीज का जो सॉल्यूशन है वो लॉन्ग टर्म में जो हम सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में चल रहा है कि हमें क्लीन एंड क्लियर सिटीज चाहिए, वो हम बना पाएंगे। नए मार्केट बन पाएंगे, लोगों को नई स्किल्स मिलेंगी, जिसकी वजह से हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर भारत। हमारी जो पीएम है उनकी सोच है कि हम आत्मनिर्भर भारत बने, हर चीज हमारे यहाँ पर क्या हुआ बनाई जाए। तो देखो, पर्यावरण से लेकर के हमारे लोगों के एक रोजगार तक की समस्याओं को दूर किया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू। ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। कई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको हम यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं उनको हमने देखा।